राजेश बादल साहब, आजकल सारे देश की नजर आपके मध्य प्रदेश पे लगी हुई है। मतलब वो कुछ कुछ ना कुछ, कभी मोदी जी कुछ हंगामा कर देते हैं एनडीए की तरफ से, कभी इंडिया ही वाले कुछ ना कुछ हंगामा कर देते हैं। मतलब नजर मध्य प्रदेश से कोई फोकस हट नहीं पा रहा है। राजस्थान को कोई कोई जगह नहीं मिल रही है, छत्तीसगढ़ को जगह नहीं मिल रही है, तेलंगाना को जगह नहीं मिल रहा। मुझे सबसे ज्यादा हुआ है कि मिजोरम को जगह नहीं मिल रही। मतलब मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है, मिजोरम बगल का राज्य है, उससे ठीक से अफेक्टेड है, लेकिन उसको छोड़ के आजकल सारी लाइमलाइट आपका मध्य प्रदेश ले रहा है। मैं पहला जो जो पहली चीज आपसे समझना चाहूंगा कि ये अखिलेश यादव जी जब वहां ताल ठोक रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ये अब जो अखिलेश यादव जी के समर्थक है उनका कहना है कि ये वहां इसलिए गए हैं कि इनकी बार्गेनिंग पावर ऑफ लोकसभा ज्यादा बढ़ जाए उत्तर प्रदेश में। मैं जैसे देखता हूं उत्तर प्रदेश में किससे बार्गेन करना है? कांग्रेस इस स्थिति में ही नहीं है कि वो बार्गेन करे। कांग्रेस को तो जो अखिलेश यादव जी दे देंगे वो सहर्ष स्वीकार कर लेगी और कहेगी कि भैया जितना मिला उतना मिला। कांग्रेस इस समय स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के पास, ये सुनने में कांग्रेस वालों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूं, कांग्रेस के पास आज ये बताइए, अगर रायबरेली से सोनिया गांधी जी नहीं लड़ती तो लड़ेगा कौन? आज अमेठी से अगर हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? आज इसकी भी समस्या है। लेकिन मैं जरा, आप कैसे समझ रहे हैं कि ये अखिलेश यादव जी सपा वहां जा रहे हैं, 2 दिन रह रहे हैं, 6 कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस कर दिए, उसमें से 3 कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनके अगेंस्ट हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये अखिलेश जी क्या मतलब खिचड़ी पका रहे हैं? इससे इससे मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। लेकिन आपकी जरा मैं टिप्पणी ले लूं, आपको क्या लगता है? धन्यवाद आनंद जी। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव जिस तरह से आए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि फिर इंडिया में उनके होने का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। केवल लोकसभा के लिए वो जो है कांग्रेस के साथ कोई तालमेल करेंगे तो मध्य प्रदेश में उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज तक लोकसभा में मध्य प्रदेश से उनका कोई सांसद नहीं जीता है। तो अगर मध्य प्रदेश में उस तरह की जमीन लोकसभा के लिए नहीं है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि विधानसभा में वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, अब इसके पीछे कारण क्या है? इस घोषणा के पीछे जो मुझे लगता है 2 वजह इसकी हो सकती है। पहली बात तो यह है कि दरअसल इन क्षेत्रीय दलों में आनंद जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एनसीपी हो और चाहे टीएमसी हो, जो कांग्रेस की कोख से निकले हैं, उनके भीतर एक भय है। भय इसलिए है क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक हड़प कर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर के, चुरा करके उन्होंने अपना जनाधार खड़ा किया है। अब उन्हें डर यह है कि किसी तरह से अगर प्रतिपक्ष एक होता है तो कहीं ये जो उनका वोट बैंक है वापस पुरानी कांग्रेस में चला ना जाए, जैसे पहले होता था कि दक्षिणपंथी भी कांग्रेस में होते थे, वामपंथी भी कांग्रेस में होते थे, दलित भी होते थे, अल्पसंख्यक भी होते थे, ओबीसी भी होते थे और सवर्ण भी होते थे। तो अब उनको भय ये है, वो कांग्रेस से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से अभी चूंकि कैंडिडेट्स घोषित हो रहे हैं और वो अपनी रैलियां इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि चुनाव आते आते और कैंडिडेट्स का एक जो फाइनल शेप मैदान में जब आएगा सभी पार्टियों का जो इंडिया में शामिल है, तो उन पर एक ठीक ठाक ढंग से बार्गेन कर सके। तो एक कारण ये हो सकता है। तीसरा कोई कारण मुझे नजर आता नहीं है। लेकिन मैं अब एक इतिहास की आपको एक कहानी बताता हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी कोई बहुत ज्यादा फायदा कभी कांग्रेस का किया नहीं है। तो 2003 की बात है, 10 साल हो गए थे दिग्विजय सिंह की सरकार को। और 2003 में समाजवादी, चूंकि 2000 आपको याद होगा 2002 में राजनाथ सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में चली गई थी और मुलायम सिंह ने छोटे मोटे दलों के साथ मिलकर के और वो अपनी सरकार बनाई थी। तो उस समय जब उससे बड़े उत्साहित थे ये लोग, और जब उत्साहित थे तो इन्होंने मध्य प्रदेश की एक जो बॉर्डर वाली बेल्ट है, जो जो इलाका मध्य प्रदेश का यूपी से लगता है, मतलब चंबल संभाग का भिंड, इटावा, और वहां से जब चले आए तो फिर मध्य प्रदेश का छतरपुर, दतिया, सतना, रीवा, इस तरह ये जो बेल्ट है, इसमें उन्होंने
अपने बड़े पैमाने पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। 7 विधायक उनके जीते थे उस वक्त 2003 के इलेक्शन में, और करीब करीब 28 विधानसभा सीटों पे उन्होंने खाओ नहीं तो लुढ़का दो, इस अंदाज में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने इस बॉर्डर बेल्ट पे अपने मत प्राप्त किए थे। तो जब इतने मत मिल गए, हालांकि उनके मतों का प्रतिशत 4% था, और इस मत प्रतिशत के कारण क्या हुआ कि जो आमतौर पर 39-40% कांग्रेस का वोट बैंक होता था, वो घट करके 35 पे आ गया, क्योंकि 4% समाजवादी पार्टी ले गई थी। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी एक खेल किया था। बहुजन समाज पार्टी का भी यही इलाका है, और आपको अगर याद हो तो देश का पहला सांसद रीवा से मिला था बहुजन समाज पार्टी को, और दूसरा एक सांसद सतना से मिला था, सुखलाल जीते थे, जो जेल में बंद थे 96 के इलेक्शन में और जीत गए थे। और उन्होंने हराया किसको था, देखिए, कद्दावर नेता अर्जुन सिंह को, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सखलेचा को। तो दो दो मुख्यमंत्रियों को हरा के वो आए थे। मेरे कहने का मतलब ये कि बहुजन समाज पार्टी को 8% वोट मिले थे, हालांकि उनके विधायक जो थे वो विधायक 2 ही जीते थे 8% वोटों के बाद, और 4% वोट पाने के बावजूद समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जीते थे। इस पार्टी ने कांग्रेस इस चुनाव ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कांग्रेस की गाड़ी ऐसे पटरी से उतारी कि अब तक वो वापस नहीं आ पाई। तो अखिलेश यादव इतने भोले तो नहीं है, मासूम तो नहीं है कि वो ये चीजें समझते ना हो, और अगर नहीं समझ रहे हैं तब तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर वो समझते बूझते हुए भी सब ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में अब डेंट लगाने के लिए एक चौथी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी पहले तैयार थी, दूसरी समाजवादी पार्टी हो गई, तीसरी आप देखिए टीएमसी आने वाली है, और चौथी एनसीपी अभी डावाडोल है। तो ये 4 दल अभी मुझे लगता है कि इन पर बहुत इंडिया को सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना आक्रोश और इतनी जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस उसका फायदा अगर नहीं उठा पाती है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सीमांत इलाकों में, मतलब जो उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का दखल है, और वो अगर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जो नतीजों पे उसका फर्क पड़ेगा। जी। मैं राजेश भाई एक चीज बता दूं, आज संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में अपने उनकी सभा कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान अभी तक दिया, उन्होंने कहा है भाई हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में हम कैसे इनसे सीट का करेंगे, कहाँ सीट होगी, वो बिल्कुल ठीक बात है, हर पार्टी को ये अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये तो पहले ही अनाउंस कर दे रहे हैं कि हम यहाँ पे 6 सीट और यहाँ पे हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। मैं थोड़ा एक दो चीजें आपसे और राजेश भाई समझ लूं, क्योंकि कल एक इतना बड़ा धमाका हुआ, आपसे बात नहीं हो पाई थी। ये जो बीजेपी एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट, और वो हर बार कुछ ना कुछ अप्रत्याशित ऐसा करती है कि लोगों को एकदम से लगा रहे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसने यही इस तरह का कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि हो सकता है वो इन नेताओं को जिनका टिकट वो काटना चाहती है, इसकी भी एक थ्योरी चल रही है, जो बीजेपी जिनका टिकट 2024 में काटना चाह रही है, उनसे कह रही जाके विधानसभा लड़ो। और वो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि आप जब तक विधानसभा लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो आपको यही रहना होगा, अगर हार जाते हैं तो फिर आपका क्लेम नहीं रह जाएगा। एक तो इस पे आप जरा बता दीजिए। दूसरा, ये जिस तरह की मानसिकता के साथ शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, धनंजय जी ने अभी कहा कि जिसकी जमानत जब्त होती है, मैंने बहुत से इलेक्शन देखे, अरे जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी पूरी ताकत से रात दिन तक कहता रहता है कि जीत रहे हैं, वहां से अपना ये सेट हो गया, वो भैया ये आ गए, उन्होंने ऐसे कह दिया, उधर से ये हो गया, देखिएगा जब। तो अच्छा होता क्या, आप उनके साथ घूम लीजिए तो थोड़ी देर के लिए आपको भी लगने लगता है कि कहीं हो सकता है क्या इसको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली वो लास्ट मिनट तक लड़ता तो है। यहाँ पे जब पहले ही हथियार डाल दिए हैं, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मेरा मन तो नहीं है, और उधर शिवराज सिंह चौहान को अब ये तो तय हो गया है, सार्वजनिक रूप से तय हो गया है, सब जगह हो गया है कि भाई अब शिवराज सिंह चौहान अगले कप्तान नहीं होंगे। तो ऐसे मन स्थिति में बीजेपी बहुत सी चीजें कंसीड नहीं करती जा रही है।
देखिए आनंद जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में अपना जो आकलन है वो पेश किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि शिवराज जी अपने राजनीतिक जीवन के एक बहुत ही अ, अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हालाँकि उनके सितारे बुलंद रहे हैं, और जब भी हमने पाया कि शिवराज अब कमज़ोर हैं, तब वो और मज़बूत होके उभरे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो चौथी पारी वो खेल रहे हैं, वो ख़ास तौर पे जब कमलनाथ की सरकार को गिरा के वो मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने अलग किया था, तब से उनकी जो व्यक्तिगत छवि है, उसपे बहुत उल्टा असर पड़ा है। तो एक बात ये है, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी के सारे जो सेकंड लाइन, मतलब अगर उनको प्रथम श्रेणी का मध्य प्रदेश में मान लेते हैं हम, तो जो द्वितीय पंक्ति के महत्वपूर्ण नेता हैं, जो कल के रोज उनके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए संकट बन सकते थे, उनको उन्होंने बहुत ही सफाई के साथ किनारे लगाने का काम किया। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, प्रभात झा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, और वीडी प्रहलाद शर्मा हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खुद भी हैं। प्रहलाद पटेल से उनकी पटेल कभी है। बनी नहीं। तो ऐसे कई, उमा भारती हैं, ऐसे अनेक नेता हैं जो सेकंड लाइन में, उमा भारती तो चलिए उनसे वरिष्ठ हैं, जो जिनको बारे में ये मान्यता मध्य प्रदेश में बन गई है कि शिवराज सिंह ने उनका नुकसान किया। अब जब ये उन्होंने देख लिया, तो जो केंद्र का फैसला, जो अब आप जिस संदर्भ में बात कर रहे थे कि 3 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री जब यहाँ भेजे गए हैं, तो उसके पीछे एक तीर से 2 निशाने पार्टी ने करने चाहे हैं। अगर इन छहों ने सांसदों को, मतलब 3 मंत्री और 3 सांसद, अगर इन छहों को आने वाले मई में जब 2 लोकसभा चुनाव होंगे और इनको अगर टिकट दिया जाता, तो बमुश्किल उसमें एक आध ही कोई जीत पाता। मैं बहुत ही स्पष्ट आपको कह रहा हूँ, इन लोगों ने अपने जनाधार को बहुत ही छोटा कर दिया है, और अब उनकी वो लोकप्रियता नहीं रही है, विरोध इन्होंने बहुत मोल ले लिया है। सबके अलग-अलग कारण है, अब चूँकि अब समय उतना नहीं है, नहीं तो मैं एक-एक के बारे में, सबके बारे में बताता। तो एक कारण तो ये है कि पार्टी ने इनको वहां भेजा कि भाई जाओ, अब अपने आप को विधानसभा में साबित करके बताओ। हार गए तो तुम्हारे को लोकसभा में भी कंसीडर नहीं करेंगे, और जीत गए तो फिर अपने मध्य प्रदेश में रहो, दिल्ली से तो बाहर जाओ। तो एक तो कारण ये है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके पहले प्रश्न से जुड़ता है, शिवराज सिंह वाले प्रश्न से, कि जब शिवराज सिंह चौहान नहीं, मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के एक बड़े मजबूत नेता हैं, उमा भारती जिनसे उनकी नहीं बन रही है, और महिला आरक्षण विधेयक के बाद से उमा भारती नाराज हैं। तो उमा भारती से जब नाराज हैं, तो उमा भारती उनसे खफा है, तो फिर दूसरा ओबीसी चेहरा कौन है पार्टी के पास? पार्टी के पास एक चेहरा था, प्रहलाद पटेल, पटेल। जो बुंदेलखंड से आता था, जहां से उमा भारती आती हैं, और जो उमा भारती के साथ, जब जाती। आपको याद होगा आकाशवाणी के टाइम पे उमा भारती को जब निकाला गया था पार्टी से, जी जी तो जी जी। प्रहलाद पटेल ही थे जो भारतीय जनशक्ति पार्टी में गए थे उनके साथ, और उमा भारती जहां भी ले जाती थी मंच पर कहती थी, ये मेरा लक्ष्मण है, ये मेरा हनुमान है। अब वही हनुमान उनका साथ छोड़ गया, तो काउंटर करने के लिए उनको लाया गया। फिर ये बुंदेलखंड हो गया, ठीक है, ओबीसी का। महाकौशल और विंध्य से वो लाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते को, वो एक आदिवासी चेहरा है। वहां आदिवासी के चेहरे पर जब से वो पेशाब कांड हुआ है, तब से मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुत खफा है। तो उनका तो, फग्गन सिंह का तो जीतना ही बड़ा मुश्किल था। और लेकिन अब एक आदिवासी चेहरा विंध्य से उन्होंने, विंध्य और महाकौशल से पेश किया। अब उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर को पेश किया, जो राजपूत है, और मालवा से एक सवर्ण चेहरा कैलाश विजयवर्गीय का पेश किया। अब ये एक इल्यूजन किस्म की जो स्थिति है, भ्रम की जो स्थिति है, हमने अक्सर जादूगरों के शो में देखा है ना, कि वो किस तरह से दृष्टि भ्रम और मति भ्रम करते हैं। तो अब इल्यूजन ये है कि अगर शिवराज नहीं, तो हर इलाके का एक मतदाता जो है, वो अपने अपने इलाके में एक मुख्यमंत्री देख रहा है। और यार, मालवा में तो कैलाश विजयवर्गीय है, जो कभी शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बनता था। ग्वालियर चंबल संभाग ये कह रहा है कि अरे यार, नरेंद्र सिंह तोमर है, वो तो मुख्यमंत्री का विकल्प बनता था। तो ये जो, इसी तरह से बुंदेलखंड से प्रहलाद पटेल और महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते, तो ये 4 मुख्यमंत्री के चेहरे
उन्होंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ये चारों जीतेंगे ही, और कोई गारंटी शायद ही इनमें से कोई एक आध जीते। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, जी जी इस जी समय जो जी स्थितियां। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए तो रास्ते में कांटे बो दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वो परसों नरसों जो रैली में आए थे भोपाल, उन्होंने इतने देर भाषण किया, 40 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन 2 बार पार्टी को जिताने वाले अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। ये एक अजीब सी बात थी। कुछ तो था उसके अंदर। ठीक है, शिवराज के जमाने में करप्शन नंबर 1 पर है। शिवराज सिंह के जमाने में आप कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। शिवराज सिंह के जमाने में पार्टी के सारे कार्यकर्ता खफा हैं। शिवराज सिंह के जमाने में आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण खफा है, राजपूत खफा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है सिवाय ओबीसी के। ओबीसी की चांदी है, लेकिन अब उमा भारती के सामने आने से ओबीसी में भी डेंट आ गया है। तो अब स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये 4 मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे जब उन्होंने दिखा दिया है। तो जो 3 जी सांसद और भी हैं, वो भी हारने वाली स्थितियों में थे। सतना के सांसद को तो अब जो मैहर का विधायक जो था बीजेपी का ही, उसने कहा था कि ये तो राक्षस है। ये शब्द पब्लिकली कहा गया। तो अब ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इसका अर्थ ये है कि अब आने वाला चुनाव पार्टी के लिए बहुत आसान तो रहा नहीं, और अब चुनौतियां और अभी चूंकि कुछ सीटों पर अभी नाम आने बाकी हैं, वो आएंगे तो मुझे लगता है कि तब और चर्चा का वो बात होगी। लेकिन अभी आज की तारीख में तो बहुत पतली हालत है भारतीय जनता पार्टी। जी मैं राजेश भाई एक और इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए है कि वो बड़े नैरेटिव को कहीं ना कहीं करता है। आप क्या कल वो, जैसा मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी ज्योतिषी न्यूमरोलॉजिस्ट के चलते ही वो 39 किया गया, और फिर एक, तो उन्होंने, उनका कुछ होगा जिसको कहते हैं ना टुटका, कि भाई 39 करोगे तो अच्छा होगा। खैर, कल जो एक उन्होंने टिकट अनाउंस किया, मैं मुझसे कोई बता रहा था कि मोनिका बाटी जी है, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से हैं, और जो उनके पिताजी रहे हैं वो बहुत बड़े उस वहां के गोड़ समुदाय के बड़े लीडर रहे हैं। और इन लोग पारंपरिक रूप से बहुत दिनों से सनातन हिंदू के प्रति इन्होंने मोर्चा खोला हुआ था, रामायण भी जलाई थी और कुछ इस तरह की भी बातें हुई। उनके उनको मतलब बुला के टिकट देना, इस कंट्रडिक्शन को बीजेपी कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि एक तरफ वो सनातन और इस बात को चाहते हैं, मोदी जी सबसे ज्यादा चाहते हैं कि ये बात और हो, सनातन के रक्षक की तरह से मोदी जी और बीजेपी दिखाई दे, और दूसरी तरफ जो मोनिका बाथी जी है, उनको कैसे कैसे बैलेंस करेंगे? जरा ये नैरेटिव का जो खेल धनंजय जी कह रहे हैं, ये कैसे बैलेंस हो? आनंद जी, अगर हम ये इस ख्याल में हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी किसी वैचारिक आधार के पर काम करती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ उसका आधार है सिर्फ ये कि चुनाव जीतना, ये इन प्रकारेण किसी भी तरीके से। तो मध्य प्रदेश में जब उसके अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, तो वो कुछ भी करेगी। भाई देखिए ना, अगर वो बात थी, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेते समय उन्हें नहीं सोचना चाहिए था कि उनकी 3 पीढ़ियां ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और महल और सिंधिया राजवंश से लड़ रही हैं, और वो इस बार इस चुनाव में सिंधिया राजघराने के आने के कारण उसके खिलाफ लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने की मुद्रा में है। वैचारिक आधार कोई रहा नहीं है। वो वैचारिक आधार कभी रहा होगा अटल जी के जमाने में, अब तो निश्चित रूप, अब मान लीजिए आप कह सकते हैं कि संघ की कोई विचार वाला बात, तो इस चुनाव में तो संघ इतनी दुबली, इतनी बारीक, इतनी महीन काया में है कि वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से बच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संघ को पुड़िया बना के रख दिया है, बंद करके रख दिया है। संघ की अब नहीं चल रही है यहाँ पे। और संघ, जिस तरह से संघ के जो कार्यकर्ता हैं, इंदौर में तो आपने सुना ही हुआ कि बड़े जो वरिष्ठ संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। बाकी इलाकों में जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे संघ के समर्थन में संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के समर्थन में उतरते थे, सब खामोश बैठे हैं। मैं नहीं जानता कि आपको ये कहानी बताई या नहीं बताई, सच घटना है कि माननीय मोदी जी नागपुर गए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन संघ के कार्यालय में एक बार भी नहीं गए। और जब नहीं गए तो मोहन भागवत ने अपने 2 खास दूतों को भेजा है उनके पास, और जो बताया गया है
तो फिर उन्होंने कहा कि भैया आप आते हो और नागपुर आते हो और संघ के कार्यालय में नहीं आते हो, तो इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता। संघ के कार्यालय में आपको आना चाहिए, आपकी मातृ संस्था है, आप प्रचारक रहे हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता, तो मैं मोहन भागवत की कुर्सी पर बैठा होता, मोहन भागवत की जगह होता, ये उनको बता दीजिए और वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो किसको किसके पास जाना चाहिए। यानी अब आप देखिए कि इस ये स्थितियाँ आ गई हैं। फिर संघ के वो कार्यकर्ता हमने बदलते देखे हैं, जो एक ज़माने में हमने देखा है कि कुर्ता, धोती पहन के और गले में एक कंधे पर एक झोला लटका के उसमें कुछ चना गुड़ लेते हुए जाते थे, कहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ रात बिताते थे। आज वो बोलेरो में चलते हैं, 2 गनमैन उनके पास में होता है, जीप में लिखा रहता है कि संघ प्रचारक, संघ कार्यकर्ता, और वो ट्रांसफर कराते हैं, पोस्टिंग कराते हैं, सस्पेंशन कराते हैं, वाइस चांसलर अपॉइंट कराते हैं और उसमें क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं ये सर, कहानी भाई साहब वो भी जोड़ दीजिए और सत्तार मलिक साहब एज गवर्नर बताए हैं संघ के जो श्रेष्ठम के लिए कि भाई तो अंबानी जी की फाइल लेके जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अब वो स्थिति मध्य प्रदेश में है नहीं। और एक बात जो मैं बताऊँ आपको, अभी जो बात धनंजय भाई कर रहे थे, बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा बीएसपी या समाजवादी पार्टी मान लीजिए चाहते भी हैं, कांग्रेस का भला भी चाहते हैं, तो फिर उन्हें उन इलाकों में जाना चाहिए था, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। वो जा तो उसी इलाके में रहे हैं, जहाँ कांग्रेस भी मजबूत है और उनका भी जनाधार है। तो नुकसान किसका होगा? मैं ये कह रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 6% वोट है। वो किसी मायावती के कारण नहीं है, वो दलित है और हाथी पर जाना है। और वो जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, उसमें दलित आबादी बहुत है। इसलिए मैंने कहा अनुसूचित जाति वर्ग का जो वर्ग है, वो वर्ग बीएसपी के हाथी के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। चाहे वो जीते, चाहे वो हारे। तो ये स्थितियां हैं जहां पर इतना समीकरण और गणित लगता ही नहीं है। तो मेरी समझ से तो यही कहती है कि इनको समाजवादी पार्टी को पहले बात करनी चाहिए थी रैलियां शुरू करने के पहले। 7-8 उनके विधायक अधिकतम 11 आए हैं, उनसे आप 8-10 सीटों पर तालमेल की बात करते और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस से उनको निराशा नहीं होती। और अब उन्होंने जब अपना कर ही दिया है बगैर तालमेल की बात किए, तो फिर आगे क्या होगा देखते हैं। जी। जी।